सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज की शुरुआत बंशीधर शुक्ल की एक कविता से करते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए रात बीत चुकी है, सवेरा हो चुका है और अब विद्यार्थियों को जग जाना चाहिए। राजिया का सोटा लिखने वाले कृपाराम जी खिड़िया ने भी खूब लिखा है। समझण हार सुजान नर अवसर चूके नहीं, अवसर रो अवसार रहे घना दिन राजिया। कृपाराम जी ने भी कहा है कि व्यक्ति को अवसर को चूकना नहीं चाहिए और अवसर चूकने के बाद उसका जो अवसाद है, उसकी जो तकलीफ है वो जिंदगी भर रहती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी खूब कहा है कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से और श्रमजल से। इन सब कवियों ने कर्म करने की सीख दी है, जग जाने की सीख दी है और जागरूक रहने के लिए हम सबको बताया है। संस्कृत का एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहसि प्रविशन्ति मुखे मृगः। शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी उसको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं उसको निवाला मिलता है। बैठे हुए शेर के मुख में कोई भी निवाला आकर के नहीं फंसता है। तो आप सबको जागरूक हो जाना है, आप सबको जग जाना है। और आज ये वीडियो आपके लिए विशेष रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने 2024 की 12वीं की परीक्षा दी है, कई विद्यार्थियों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, साइंस वर्ग की भी परीक्षाएं आज समाप्त होने वाली हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी है उनके लिए, और जिन विद्यार्थियों ने इस साल बीए की परीक्षा दी है या बीएससी की परीक्षा दी है, यानी जिन्होंने स्नातक किया है, कंप्लीट किया है, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप सब इसके लिए तैयार रहें। राजस्थान पीटीटी 2024, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024, इसकी वैकेंसी निकल चुकी है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, राजस्थान पीटीटी 2024 वैकेंसीज निकल चुकी है। कई विद्यार्थियों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, प्लीज बहुत जल्दी आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर दीजिए। मात्र 4 दिन शेष बचे हैं। पीटीटी राजस्थान 2024 की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च है। 31 मार्च तक आप लोग पीटीटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 4 दिन शेष बचे हैं। तो पहला काम आप यही कीजिए कि सबसे पहले आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लें। अब फॉर्म भरना कैसे है, आप अपने नजदीकी ई मित्र पर जा सकते हैं, जहाँ कंप्यूटर जॉब वर्क होता है वहाँ भी आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप स्वयं भी अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 500 रुपये उसकी फीस है। फॉर्म भरते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एंट्रीज आप करते हैं उनकी आप जांच कर लें, प्रूफ रीडिंग कर लें कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि ये आप सही भरें। इसके अलावा जो विद्यार्थी रनिंग में है इस बार, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, मार्कशीट उनकी नहीं आई है, तो उनके जो रोल नंबर है 12वीं के आप लोग साथ लेके जाएं, रोल नंबर की एंट्री होगी, और 10वीं की मार्कशीट लेके जाएं। मार्कशीट में से जो अंक है, परसेंटेज और ईयर है, वो वहाँ पर एंट्री होगी। आधार कार्ड भी आप लोग साथ लेके जाएं। तो इस तरह से सर्वप्रथम आपका काम यही है कि आप जो है अपना पीटीटी फॉर्म को जो है फिलअप कीजिए। पीटीटी का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पीटीटी एग्जाम का फुल फॉर्म है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ये किनके लिए होता है? जो विद्यार्थी बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, जो स्नातक कर चुके हैं, वो विद्यार्थी पीटीटी का एग्जाम देते हैं। तो उनके लिए 2 साल का एक कोर्स रहता है जिसको अपन बीएड कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। 2 साल बाद वो विद्यार्थी बीएड हो जाएंगे और बीएड होने के बाद उनके लिए कई अवसर सामने होंगे, जैसे कि वो विद्यार्थी रीट का एग्जाम दे सकते हैं। रीट के एग्जाम देकर के 3rd ईयर टीचर बन सकते हैं, 6ठी से 8वीं तक के। इसके अलावा 2nd ईयर एग्जाम वो लोग दे सकते हैं, 9th और 10th को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो एमए और एमएससी कर लेते हैं तो वो 1st ग्रेड एग्जाम के भी पात्र हो जाते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने इस साल बीए किया है या बीएससी किया है या पहले कर चुके हैं, वो भी इनके पात्र हैं और 50% अंक होने अनिवार्य हैं। बीए या बीएससी के अंदर 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। बाकी जो जिनके ओबीसी, एससी, एसटी
जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 5% की रियायत है। तो 45% वाले भी फॉर्म इसके अंदर वो लोग भर सकते हैं। तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, विधवा है, उनके लिए 5% की जो है छूट रहती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी इस साल 12वीं रनिंग में है, यानी जिन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया है या पहले दे चुके हैं, वो भी पीटीटी का फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए 4 साल का कोर्स रहेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स है, उनके लिए 4 वर्षीय कोर्स रहेगा, बीए बीएड और बीएससी बीएड। यानी ये एग्जाम देने के बाद उनके लिए 4 साल का कोर्स रहता है, वो बीए बीएड होकर निकलेंगे और बीएससी बीएड होकर निकलेंगे। इसका मतलब ये हो गया 1 साल का उनको फायदा है। अगर वो बीए या बीएससी करने के बाद अगर पीटीटी देते हैं तो 3 साल तो बीएससी बीएड के लगते हैं, 2 साल बीएड के, तो 5 साल का कुछ समय लगता है। तो 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर वो ये एग्जाम देते हैं तो उनके लिए 1 साल की बचत है। 4 साल के अंदर वो बीए और बीएड या बीएससी बीएड होकर के निकलेंगे। अब इसकी नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। तो आप सब इस परीक्षा के बारे में जो है जान चुके हैं। इनके कुछ डेट मैं आपको बता दूं। 31 मार्च 2024 की अंतिम तिथि है। उसके बाद फॉर्म संशोधन, अगर फॉर्म में कहीं मिस्टेक रह जाती है तो 10 जून तक आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि 9 जून को आपकी इसकी परीक्षा रहनी है। 9 जून 2024 को पीटीटी का एग्जाम होना है। उसके बाद में रिजल्ट आएगा आपका 22 जून को। 22 जून को इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी और आपका चयन होता है तो कॉलेज आपको आवंटित हो जाती है। अब हम इस बात को समझते हैं। ये तो हुआ पीटीटी एग्जाम है क्या और क्या क्या अवसर है इनके लिए। अब उसकी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप लोग समझिए। पीटीटी का एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 4 खंड होंगे। पहला खंड जो है वो मेंटल एबिलिटी का होगा। दूसरा खंड जो है टीचर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का रहेगा। तीसरा जो है जनरल जो अवेयरनेस उसका रहेगा। और चौथा है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हिंदी भी आप ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में अच्छा कर सकते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज को लीजिए। और वो आपको जो OMR शीट देवे तो उसके अंदर भी आपको इंगित करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं। जिसको भी ले रहे हैं उसको आपको जो गोला है उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये 4 जो है खंड रहेंगे एक प्रश्न पत्र के अंदर। संपूर्ण प्रश्न पत्र के अंदर जो है 200 प्रश्न आने हैं। 200 प्रश्न का मतलब ये हो गया प्रत्येक खंड के अंदर जो है 50-50 सवाल रहने हैं। 50 सवाल रहने हैं। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक है। तो 200 सवाल है और 3 अंक है तो टोटल जो है 600 मार्क्स रहने वाले हैं। 600 अंकों की पूरी परीक्षा जो है रहने वाली है। और प्रत्येक खंड के अंदर 50 सवाल रहेंगे। तो 50 का मतलब है 150 अंक। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 होता है। तो 150 नंबर के जो है 4 सेक्शन आपके यहाँ पर जो है रहने हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो माइनस मार्किंग जिसको कहते हैं, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होते हैं कि आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 अंक आपके कट जाते हैं। लेकिन इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो माइनस मार्किंग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे ही प्रश्न करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और इसमें आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप कोई तुक्का ही लगा दें। तुक्का लगाने से अच्छा है आप उसके अंदर एक सिस्टम बनाएं एलिमिनेट करने का। कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 में से आप कोशिश करें कि एक ऑप्शन को बाहर निकालें। भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो कम से कम 2 ऑप्शन बाहर निकल गए, पीछे बचे 2 ऑप्शन। तो उन 2 ऑप्शन के लिए भी आप अगर थोड़ी माथापच्ची करें, मगजमारी करें, तो हो सकता है उसमें से आप सही उत्तर को निकाल सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने का एक अच्छा साधन है कि आप लोग 4 ऑप्शन में से कैसे उसको एलिमिनेट करते हैं और एक ऑप्शन तक आप लोग पहुंचते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि एक मानसिक प्रेशर भी रहता है बच्चों के ऊपर कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कई बार विद्यार्थी प्रश्न को ही गलत पढ़ लेते हैं और उसके कारण से आता हुआ सवाल भी छूट जाता है। तो कृपा करके आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझें और उसका प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। एक बार एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध, बच्चे वहीं तक पहुंचे, आगे गए ही नहीं, प्रश्न को देखा तक नहीं और नीचे ऑप्शन में आगे। अब पेपर सेटर भी क्या करते हैं,
जो ऑप्शन होता है उसी के अंदर चेतक डाल दिया। सारे बच्चों ने चेतक उत्तर है वो सही कर दिया। जब बच्चे बाहर आए एक दूसरे से बातचीत की कि भाई उस महाराणा प्रताप वाले सवाल में आपने क्या किया, तो कई विद्यार्थियों ने ये कहा कि नहीं जो हमने चेतक किया वो सही है, लेकिन वो चेतक उत्तर गलत निकला। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी यही समझते हैं कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध तो चेतक ही है, जबकि वहां कुछ और पूछा गया था। वहां ये पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध, घोड़े की जगह हाथी पूछ लिया कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध जो है हाथी है वो कौन सा है, उसका नाम पूछा था, और विद्यार्थी वहां घोड़ा करके आ गए। यानी कि उस एग्जाम में जितने भी लोग मिले थे लगभग 99% लोगों ने वो सवाल के उत्तर गलत दिए, जबकि वो सबसे सरल प्रश्न था, कोई भी उसको कर सकता था, लेकिन प्रश्न को पढ़ा नहीं अच्छे से, इसलिए वो उत्तर जो है ज्यादातर बच्चों ने गलत किए। उसका सही उत्तर था राम प्रसाद। राम प्रसाद चूंकि उनके हाथी का नाम था, महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध हाथी था उसका नाम राम प्रसाद था। तो ये उत्तर कई विद्यार्थियों को आ भी रहा था, लेकिन गलत प्रश्न पढ़ने की वजह से वो नहीं कर पाए। एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न को यही समझ बैठते हैं कि महावीर स्वामी का पूछा है तो 24वां करके आ जाते हैं। तो महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर तो 23 होंगे, क्योंकि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहाँ आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझने की जरूरत है। प्रश्न क्या कह रहा है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसको 2 बार भी पढ़िए, 3 बार भी पढ़िए, अगर प्रश्न आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप महावीर स्वामी देखते 24वां करके आ जाए। अब आप पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आपको महावीर स्वामी चूंकि 24 से, तो आपको 23 बार क्या है, पहले 23 ही हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रश्न के सही उत्तर को समझना और उसका जवाब देना, ये भी एक कला है, इस चीज को भी आप लोग समझें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और समय जो है परीक्षा का 3 घंटे का रहेगा। आप ये मान के चलें समय जो है 3 घंटे का रहेगा। एक प्रश्न पत्र होगा पीटीटी का, उसके अंदर 4 सेक्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके उसका अच्छे से जवाब देना है। अगर प्रश्न का सीधा उत्तर आता है तो सीधा लिखना है, नहीं आता है एलिमिनेट कीजिए आप लोग। 4 ऑप्शन में से अगर आप बाहर निकाल सके तो ये नहीं आ सकता, ये भी ठीक नहीं लग रहा, फिर 2 बचेंगे, 2 में से एक निकालने की कोशिश करें, ये भी एक कला है। अब ये 4 खंड इसके आप लोग देखिए। पहला है मेंटल एबिलिटी। तो कई विद्यार्थी गलतफहमी में रहते हैं और ये कहते हैं कि भाई मेंटल एबिलिटी चूंकि गणित का पार्ट है, तो कई विद्यार्थी उसको छोड़ देते हैं पहले से ही कि हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग गलतफहमी में ना रहे, मेंटल एबिलिटी कतई गणित का पार्ट नहीं है, ये तो मानसिक योग्यता की परीक्षा है कि भाई आपका बुद्धि स्तर कैसा है, तो उसको समझने का वो प्रयास करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सबसे बड़ी बात बता दो, मेंटल एबिलिटी को अगर आपको समझना है तो इन प्रश्नों का जो पैटर्न होता है, अगर आपने प्रश्नों का पैटर्न समझ लिया तो इससे सरल कुछ भी नहीं है और आप इसमें लीड ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं, अगर आपसे ये पूछे कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का संबंध जो है वो शिक्षक से है, तो स्टेथोस्कोप का संबंध किससे होगा, तो नेचुरली आप जानते हैं डॉक्टर का होगा। तो इस प्रकार के संबंध है, यही मेंटल एबिलिटी है। या फिर आपको ये संख्या दे दी जाती है 2, 4, 6, तो आगे की संख्या क्या होगी, तो नेचुरली 8 ही होगी। तो इस प्रकार मेंटल एबिलिटी कोई गणित नहीं है, ये मानसिक योग्यता की परीक्षा है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें और इसका पैटर्न समझने का प्रयास करें कि किस पैटर्न से ये उत्तर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए आप एक काम करें कि जो पिछले पीटीटी के प्रश्न पत्र हैं वो आप निकालें कंप्यूटर से, इंटरनेट से। पिछले जो पीटीटी के पेपर है 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उसको आप लोग निकालें और उसकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। इसी तर्ज पर आप जो है शिक्षक अभिरुचि और अभिवृत्ति का कर सकते हैं, जीके का कर सकते हैं, या फिर हिंदी का भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा पूर्व के प्रश्न पत्रों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाए, आपने कोई कोर्स ले लिया है तो कोर्स ले लें, उससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाएं। कोई भी जैसे कंटेंट होता है या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध ही है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी नामक स्थान पर, तो आपने अगर कहीं से पढ़ा तो आप उसको लिख लीजिए कि भाई 18 जून है 1576 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। तो इस तरह से जो भी कंटेंट बनता है, या फिर देखिए CAA जो है अभी उत्तराखंड ने लागू किया, तो आप लोग लिख सकते हैं वहां पर शॉर्ट नोट्स के रूप में कि जो CAA जो बिल है वो कहां पर लागू हुआ, तो उत्तराखंड राज्य जो है वो प्रथम राज्य है भारत के अंदर जिसमें CAA लागू हुआ। या फिर जैविक खेती, भारत के अंदर जो जैविक खेती है
वो सर्वप्रथम जो है जो पूर्ण जैविक खेती वाला जो राज्य है वो सिक्किम राज्य है। तो ये आप लोग शॉर्ट नोट्स उसका लिखना प्रारंभ करें तो ये आपको काफी मदद करेगा, क्योंकि परीक्षा के समय में आप इतनी लंबी चौड़ी किताबें पढ़ नहीं पाएंगे। तो जो भी आप किताबें पढ़ते हैं उन किताबों से जो शॉर्ट नोट्स निकालते हैं, जो आप शॉर्ट में लिखते हैं, वो आप जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे, एग्जाम तक वो चीजें आपके साथ चलेगी। तो पहली चीज है मेंटल एबिलिटी। 50 सवाल होंगे, एक सवाल के 3 नंबर होंगे। उसमें कुछ पॉइंट और मुद्दे हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे रीजनिंग है, तर्क है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, जजमेंट है, निर्णय है, रचनात्मक सोच है, या सामान्यीकरण या निष्कर्ष निकालना है, या रिलेशन से संबंधित भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो रिलेशन के जो प्रश्न आते हैं उसमें आप लोग एक चीज करके समझें, किसी व्यक्ति का नाम करके बताते हैं कि उसके ये लगता है तो उसका क्या लगेगा, तो आप खुद को मान करके अगर उसका करते हैं तो ये उत्तर आप सही जो है वो निकाल सकते हैं। तो रीजनिंग की आप लोग अच्छे से तैयारी करें। वैसे तो मार्केट में कई प्रकार की बुक्स है रीजनिंग के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उपकार की एक पुस्तक है रीजनिंग टेस्ट के लिए। ये पुस्तक आप लोग देख पा रहे हैं, रीजनिंग के लिए उपकार की पुस्तक है। ये काफी अच्छी पुस्तक है, इससे भी आप लोग जो है अपनी तैयारी को जो है धार दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप कोई प्रॉपर गाइड खरीदते हैं तो उसमें भी आपको लगभग ये चीजें मिल जाएगी। बस जरूरत यही है आपको प्रैक्टिस करने की है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो रीजनिंग में आप काफी बेटर कर सकते हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट रहता है वो रहता है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, शिक्षक अभिवृत्ति और अभिरुचि। मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपका उस पेशे के प्रति कमिटमेंट कितना है या आपकी रुचि कितनी है, उससे रिलेटेड जो है इसके अंदर आपको जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो जैसे देखिए सोशल मैच्योरिटी है, सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व का गुण है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता है, पारस्परिक संबंध है, संचार है और जागरूकता है। इससे रिलेटेड जो है आपको इस सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा। अब इसमें जैसे पूछ लिया, आपको एक सवाल पूछ लिया कि भाई आप जोधपुर के रहने वाले हो और आपकी जो पोस्टिंग है वो जैसलमेर हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि भाई मैं तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लूंगा, दूसरा ट्रांसफर के लिए मैं प्रयास करूंगा, या फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा, या मैं आनाकानी करूंगा, जाऊंगा ही नहीं। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है, और वो बेस्ट ऑप्शन चुनने के बाद आपको जो है 3 मार्क्स मिलते हैं। इसके अंदर जो अंक का विभाजन रहता है इस सेक्शन के अंदर शिक्षक अभिरुचि के अंदर, वो ये रहता है कि आप अगर सबसे बेस्ट उत्तर देते हैं तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं, ये 3 अंक आपको पूरे मिलते हैं। अगर उससे कम बेहतर आप उत्तर देते हैं तो आपको 2 मिलते हैं, उससे कम देते हैं तो 1 मिलता है, गलत उत्तर देने पर आपको 0 अंक मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग वहां भी नहीं है। तो इस तरह से इसका अंक विभाजन रहता है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। टीचर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का ये जो प्रश्न पत्र है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बेस्ट उत्तर आप देने पर ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर उससे कमतर उत्तर हुआ तो 2, 1 और फिर अगर गलत उत्तर हुआ तो आपको 0 अंक इसके अंदर मिलते हैं। तो इसका भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इसका प्रयास करें। तीसरा जो सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। इसमें भी 50 सवाल आने हैं और एक सवाल के जो है 3 जो है अंक है। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट अफेयर्स का मतलब है समसामयिकी, जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, चाहे आपके राज्य में हो रहा है, चाहे देश में हो रहा है, चाहे विश्व में हो रहा है। तो यहाँ स्पेशली करंट अफेयर्स दिया है नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं, तो उस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इंडियन हिस्ट्री है, फिर यहाँ पर इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज है, ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज है, एनवायरमेंट है, नॉलेज अबाउट राजस्थान। तो ये मुख्य जो है इनके प्रकार हैं। तो आप लोग जीके और करंट की तैयारी कैसे करें? तो करंट के लिए आप कोई भी जो है मासिक जो पत्रिका आती है, मैगजीन आती है, उसको आप लोग ला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी जो है हर महीने आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, महासागर की, अरिहंत महासागर की है, और भी कई जो है बुक्स आती हैं, तो उनको भी आप सहायक के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है न्यूज़पेपर, अखबार। आप लोग डेली अखबार पढ़िए, और अखबार में अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं तो वहां से आप लोग जो है नोट कर सकते हैं।
आप उसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो अखबार आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैगजीन्स आती है मंथली उसको आप ले सकते हैं। एक वार्षिकांक भी आता है इसका, पूरे साल भर का घटनाक्रम उसमें रहता है, तो करंट के लिए आप वो भी जो है ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है एनसीईआरटी का कोर्स। देखिए कोई भी कंपटीशन परीक्षा जो होती है उसके अंदर जो बेस है वो बेस एनसीईआरटी की किताबें हैं, 6ठी से लगाकर 12वीं तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आजकल राजस्थान में भी जो है पाठ्यक्रम जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एनसीईआरटी का एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आपकी जो 6ठी से 12वीं तक की जो बुक्स रहती है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं उस किताबों को लीजिए, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाइए। स्पेशली मैं आपको बताऊं 12th जो क्लास है, 12th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इतिहास से रिलेटेड, भारतीय इतिहास से रिलेटेड, और 11th की अगर हिस्ट्री लेंगे उसमें विश्व के इतिहास से रिलेटेड बहुत से कंटेंट दिए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। 9th की किताब जो है उसके अंदर ज्योग्राफी का काफी अच्छा पार्ट दिया हुआ है, 6 में भी दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह 6ठी से 12वीं तक की जो किताबें रहती हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए जीके के लिए मैं आपको कुछ बुक्स जो दिखाता हूं। ये राजस्थान का इतिहास और संस्कृति क्लास 10 की है, कक्षा 10 की ये पुस्तक है। राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का जो इतिहास है उससे रिलेटेड ये पुस्तक है। ये सहायक के रूप में है, तो ये आप जो है पुस्तक काम में ले सकते हैं। इसके अलावा 9th की भी ये बुक्स है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं ये आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन के लिए राजस्थान अध्ययन करके बुक्स आती हैं, ये किताबें भी आप लोग जो है वो काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ज्योग्राफी का अगर कुछ पार्ट आपको देखना है तो स्कूल एटलस आप लोग खरीद सकते हैं, और उससे नक्शे को जानना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो स्कूल एटलस भी आप लोग काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बुक बताता हूँ लूसेंट की पुस्तक आती है सामान्य ज्ञान, मैंने भी इसको पढ़ा है। लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है ये काफी अच्छी है। इसके अंदर जो है सार रूप में हिस्ट्री भी दी हुई है, ज्योग्राफी भी है, राज व्यवस्था भी है, विश्व का भी दिया हुआ है और भारत का भी दिया हुआ है। तो ये पुस्तक भी आपके लिए काफी जो है लाभदायक सिद्ध हो सकती है। चौथा सेक्शन हम लोग ले लेते हैं लैंग्वेज का, भाषा का। देखिए भाषा यहाँ पर 2 है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी में बेटर हैं तो आप हिंदी को चयन कर सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि इन्हीं में इंग्लिश में बेटर कर सकता हूं तो आप इंग्लिश की भाषा का चयन कर सकते हैं। ओएमआर शीट के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप लोग इस चीज का ध्यान दें। जब आप एग्जाम देवें तो एग्जाम के समय भी ध्यान रखें कि वहाँ भाषा में आपको ऑप्शन दिया जाएगा हिंदी या इंग्लिश, तो वो भी आपको गोला जो है वो मार्क करना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो अगर आप हिंदी भाषा का चयन करते हैं, पहले हिंदी भाषा की बात कर लें हम लोग। अगर आप लोग हिंदी भाषा का चयन करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया चीज है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12 तक की एक बुक आती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये पुस्तक है 9वीं से 12वीं तक। तो जो व्याकरण संबंधी टॉपिक है वो इसके अंदर काफी अच्छा दिया हुआ है, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, एकल शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है। इसके अलावा वाक्य है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी शब्द है। इस प्रकार इस बुक से आप लोग काफी कुछ कवर जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुरानी बुक भी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही लिखी हुई पुस्तक है, और ये 2003 का संस्करण है। और संयोजक जो है इसके सोहनदान जी चारण, जो एसोसिएट प्रोफेसर जयन व्यास विश्वविद्यालय, इन्होंने संचालन किया है, संयोजन किया है। तो ये बुक भी काफी अच्छी है, इसमें भी ग्रामर से संबंधित आपको सभी जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप कोई हिंदी की अन्य पुस्तक जो है काम में लेना चाहें या पढ़ना चाहें तो डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और हिंदी को मजबूत आप लोग कर सकते हैं। तो हिंदी में यही है कि आप इन चीजों को पढ़ें, समझें और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। और कहीं कहीं आपको अगर लगे तो उस ट्रिक का भी आप लोग काम कीजिए, ट्रिक भी अपनाएं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक शब्द है तरणी शब्द है। अब तरणी के अंदर तरणी की मात्रा अगर ऋस्व है, एक तरणी की मात्रा पर दीर्घ लगाते हैं, तो उसको आप ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि तरणी की मात्रा अगर ऋस्व है
तो उसका अर्थ जो है बड़ा हो जाएगा, और मात्रा बड़ी है तो उसका अर्थ छोटा हो जाएगा। तो एक का अर्थ है नाव और एक का अर्थ है सूर्य। तो जहां आपने तरणी की मात्रा छोटी मात्रा लगाई है, रीसु मात्रा जिसको कहते हैं, तरणी रीसु मात्रा लगाई है, तो अगर मात्रा रीसु है छोटी है तो उसका अर्थ बड़ा हो जाएगा, यानी सूर्य होगा। और तरणी में नी की जो मात्रा आपने लगाई है, ई की जो मात्रा बड़ी लगाई है, तो उसका अर्थ नाव होगा। तो इस तरह से भी आप ट्रिक को अपना करके हिंदी को अच्छा कर सकते हैं। तो हिंदी में भी आप लोग काफी स्कोर कर सकते हैं, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश लेना चाहें, तो जो विद्यार्थी इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश के लिए भी आप ये कर सकते हैं। लूसेंट की एक बुक है जनरल इंग्लिश करके, जो विद्यार्थी चौथे खंड के रूप में इंग्लिश लेना चाहते हैं उनके लिए ये है जनरल इंग्लिश। लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक है जनरल इंग्लिश। तो इस बुक को पढ़ के भी आप इंग्लिश में जो है काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर की जो आपके पास 10th और 12th की पुरानी किताबें जो रहती है उसको भी आप लोग काम में ले सकते हो। एक रैन मार्टिन करके ग्रामर की किताब आती है इंग्लिश के लिए, तो वो भी आप चाहो तो प्रीफर कर सकते हो। तो आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार जो है पीटीटी की तैयारी को आप लोग धार दे सकते हो। और विद्यार्थियों एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, समय काफी कम है, समय का हमेशा विद्यार्थियों के पास अभाव रहता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि समय विद्यार्थियों के पास है ही नहीं, इसलिए समय का आप लोग सदुपयोग करें। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि एक एक मिनट भी आप लोग खराब ना करें, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक मिनट क्या विद्यार्थियों, पीटीटी एग्जाम में 2 महीने शेष रहे हैं, समय काफी कम है, इसलिए आज ही आप लोग अपनी स्टडी में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए। समय को लेकर के मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि विद्यार्थियों के पास समय होता ही नहीं है या समय बहुत ही कम होता है, तो आप लोग अपने समय को इधर उधर जाया ना करें। कई विद्यार्थी ये कहते हैं सर हम जो है अब कई दोस्तों का और इधर उधर से फोन आ रहा है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाएं। देखिए घूमना बाद में भी हो सकता है, 9 तारीख को जब आप एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे 9 जून को, उसके बाद आप घूमने जा सकते हैं। इसलिए अभी घूमना फिरना सब बंद करें और 2 महीने दत्तचित्त होकर के आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं पीटीटी के वो आप लीजिए, या मॉडल पेपर अगर आपको मिल जाए तो उससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। और अभ्यास देखिए सबसे बड़ा गुरु है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पत पड़त निशान। वरदराज एक सामान्य विद्यार्थी थे, पढ़ाई उनको ज्यादा अच्छा नहीं थी, लेकिन उनके गुरु ने उनको यह बताया कि आप अभ्यास करें, और वरदराज ने अभ्यास करना प्रारंभ किया। देखते देखते वरदराज संस्कृत के प्रकांड पंडित होकर के उभरे। उनकी एक लिखी हुई पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, मैं आपको दिखाता हूं पुस्तक। ये पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें संस्कृत की पूरी व्याकरण है, ये वरदराज ने लिखी है। जो पढ़ाई के अंदर इतने कमजोर थे, फिर भी अभ्यास के द्वारा, दोहरान के द्वारा, रिवीजन के द्वारा उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की। उस प्रैक्टिस के द्वारा ये संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य बने। लघु सिद्धांत कौमुदी की उन्होंने रचना की है। एक युग बोध करके और ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो कई बार सामान्य ज्ञान में ये प्रश्न भी आ जाता है, तो आप इस चीज को याद रखें यहाँ से कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की, तो वरदराज संस्कृत के बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए, उन्होंने इसकी रचना की है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इंग्लिश में भी जैसा कि कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। इसलिए आज से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, आप आज से ही जो है रिवीजन शुरू कर दें, बार बार लिखना अभ्यास शुरू कर दें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो भी आप पुस्तक पढ़ें, जीके पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें आप, या अखबार भी पढ़ें, तो उसके अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम के दिनों में आप लोग उसको रिवाइज कर सकें। उससे पहले भी बार बार आप लोग रिवाइज कर सकें। देखिए कोई भी चीज एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होती है, तो आप लोग उसको लिखें और लिख करके बार बार उसका अभ्यास करें। जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके कंठस्थ नहीं होगी, आपको याद नहीं होगा। इसलिए उसका बार बार अभ्यास करें। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है पढ़ाई का। आप यूं भी समझ सकते हैं, ये पढ़ाई का मूल मंत्र है कि जब तक आप उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, किसी को नहीं होता है। इस गलतफहमी में ना रहे। करीब करीब 20-25 बार आपको उसको रिवीजन करना ही चाहिए, तब कहीं जाकर के वो आपको याद रहता है। राजस्थानी और हिंदी भाषा के एक महान साहित्यकार विजयदान देथा बिज्जी, बोरुंदा के रहने वाले, राजस्थान के पिलर है राजस्थानी और हिंदी भाषा के। उन्होंने एक जगह लिखा था
कि मैंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जो साहित्य है वो सैकड़ों बार पढ़ा है। तो आप इस चीज से भी समझ सकते हैं कि बार बार पढ़ना या अभ्यास करना कितना जो है वो कारगर साबित होता है। अब मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। ये कविता विद्यार्थियों के लिए गीता की तरह है। आप लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को ये कविता कंठस्थ याद होनी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, ये लाइन इस कविता की आत्मा है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। विद्यार्थियों, स्वाभाविक रूप से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए आपको डेडिकेशन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर को वो वस्तु आपको मिलती है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस कविता से प्रेरणा लीजिए, इसको याद रखिए, कहीं लिख करके रख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो आप जग जाइए आज ही। अगर आपने पीटीटी का फॉर्म नहीं भरा है, आज ही इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आज ही आप पढ़ाई के अंदर लग जाइए। आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।